अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 19 मार्च 2026 है। आपको पता ही है कि 2 दिन पहले अफगानिस्तान के ऊपर जो काबुल के अंदर अटैक किया पाकिस्तान एयरफोर्स में, वहां पे उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर को हिट किया गया और उसकी वजह से 400 से ज्यादा हलाकतें जो है वो 2000 बेड के अस्पताल के अंदर हुई हैं। और पूरी दुनिया में लानत और मलामत का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जारी और सारी है, जिसके जवाब में बजाय इसके कि शर्मिंदगी दिखाई जाए, अस्करांडू ब्रिगेड जो है वो कह रहा है कि हमें सबूत दिखाओ कि वो अस्पताल ही था। अब सबूत जो है वो जो जुल्म करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, एग्रेसर के ऊपर होता है। और यूनाइटेड नेशन से लेके हर तरफ जो है पूरी दुनिया कह रही है कि जनाब आप आजादाना तहकीकात करवा लें, लेकिन उसके ऊपर बहरहाल किसी सूरत भी पाकिस्तान की सरकार नहीं आएगी। अब ये डिबेट जो डिबेट है उसमें जाहिर बात है कि ये ऑर्डर्स दिए गए थे जैनी मरीज आसिम मुनीर की तरफ से कि अटैक किया जाए, लेकिन उस जो कंपाउंड था गैको कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर अटैक किया गया, फिनिक्स कैंप भी इसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो अटैक किया गया उसके अंदर ये टारगेट दिया किसने था? पाकिस्तान एयरफोर्स को ये आईएसआई ने दिया था टारगेट। अब इसके पीछे इंतहाई एक घिनौनी किस्म की सोच है जो सुन के तो बहुत ही डिस्टोपियन किस्म की लगती है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया। आईएसआई के अंदर आईएसआई को ये टास्क दिया गया था, आसिम मुनीर ने 2 साल पहले ये टास्क दिया कि काबुल के अंदर जो हुकूमत है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमेशा से काबुल में जो भी हुकूमत होती है, पिछले 20 साल अमेरिका वहां बैठा था तो पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करने देता था, इसलिए पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया। और न सिर्फ अफगान तालिबान को सपोर्ट किया बल्कि उनकी पीठ में छुरी भी घोंपी, छुरा घोंपा, उन लोगों को गिरफ्तार करके, मिसाल के तौर के ऊपर अफगानिस्तान के सफीर जो इस्लामाबाद में था उनको गिरफ्तार करके उनको अमेरिका के हवाले भी किया, ग्वांटानामो बे भी भेजा। आफिया सदीकी का केस आपके सामने है, बेतहाशा केसेस हैं यहाँ पे, डबल गेम की। लेकिन डबल गेम में अफगान तालिबान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया गया, आईएसआई के अंदर ये सोच है और उनके जो सीनियर मोस्ट पोजीशन के ऊपर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो ये बताते हैं कि हमने अफगान तालिबान को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि काबुल की जो रजीम थी वो हमारी बात नहीं मानती थी, अमरीकियों की मानती थी। और हमने अमेरिका से तो डॉलर लेना था, लेकिन हमने गेम करके ही डॉलर लेना था। जिस तरह अफगान जहाद में हमने अपनी फौज को मजबूत किया, जर्नलों ने डॉलर जो अफगान जहाद के लिए आज दिन तक उनके चल रहे हैं डॉलर, तो अब इस वजह से हमने जो है वो अपना आप देखना था, अपने आप को बचाना था और अपना आप को माल बनाना था। और इसलिए हमने डबल गेम हमेशा से तो की है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर रजीम स्ट्रेटेजिक डेप्थ का भी एक वो कहते हैं हमारा मामला है कि हिंदुस्तान अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो हिंदुस्तान ने भी इसी सोच को देखते हुए अपनी चाणक्य पॉलिसी के तहत हमेशा नेबर के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो नेबर के नेबर से अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। चाणक्य पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर उनको पढ़ाई जाती है और चाणक्य पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। तो जो थॉट प्रोसेस, मैं आपको पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ इस वक्त, जो आईएसआई के अंदर का पर्सपेक्टिव है, वो कहते हैं कि हमने, और ये बड़ा ब्लंट किस्म का पर्सपेक्टिव भी है और इसके अंदर शर्म वाली बात भी है, क्योंकि सीधा सीधा धोखा देने का मकसद ये है कि आप अपने आप को, अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी अगर तस्वर करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं, और अगर वो आपकी बात न माने तो तब उनको जेरे अताब लाने के लिए भी तैयार हैं। इस वक्त भी जो अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत है वो आईएसआई का जो इस पे एनालिसिस विंग है, जो आईएसआई का जो अफगान डेस्क है, उनका ये ख्याल है कि इसमें मुख्तलिफ फैक्शंस हैं। एक कंधार फैक्शन है और जो कि हार्ड लाइन फैक्शन कंसिडर किया जाता है, एक प्रोग्रेसिव फैक्शन है जो काबुल का फैक्शन है, जरा यंगस्टर्स है वहां पे, वो कंसिडर किए जाते हैं। और उस काबुल के फैक्शन में और कंधार के फैक्शन में इन्होंने अपनी तरफ से भी एक फैक्शन बिठाया हुआ जो इनको लगता है कि जो हक्कानी ग्रुप है उनके ट्रेडिशनली ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ हैं और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। हालांकि अफगानिस्तान का इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि वो पुराने जमाने की बात है। अब सराज हक्कानी जो है वो इस मामले के अंदर उनके जो नैरेटिव है और उनकी जो पॉलिसी है वो प्रायोरिटाइज करती है अफगानिस्तान के अपने मामलात को। लेकिन इसके बावजूद आईएसआई ने अपना होल्ड कायम रखने के लिए काबुल के ऊपर एक पॉलिसी, जनरल आसिम मुनीर को पॉलिसी पेपर प्रेजेंट किया। जब ये डीजीआईएसआई था उस वक्त भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट थी, लेकिन जब ये आर्मी चीफ बना तो इसको पॉलिसी बना के आईएसआई ने दी कि जनाब एक, हमें पता है कि रजीम चेंज हमने अल्टीमेटली अफगानिस्तान के अंदर करनी नहीं है,
लेकिन हम रजीम चेंज का वादा, अगर ये सौदा बेचें जाके अमेरिका को कि हम रजीम चेंज करके देंगे, तो एक तीर से दो शिकार होंगे। पहली तरफ एक तो अमेरिका से कोलेशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर डॉलर मिलेगा कि यहां पे जो है वो 20 साल लगा के आपने तालिबान की हुकूमत से ही रिप्लेस किया है, तो हम आपको आपके जो प्रोग्रेसिव जो ऑपोजिशन है उसको हम वापस लेके आएंगे और आप हमें डॉलर मालर लगाएं बस सिर्फ, और हम इनको कंट्रोल भी करके रखेंगे आपकी खातिर, और ऑफ कोर्स बगराम एयरबेस भी हम आपको लेके देंगे। इन तीनों कामों को करने का कोई भी इनका इरादा सिरे से था नहीं, क्योंकि इनको भी पता था कि ये इनसे हो नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन इनको होल्ड चाहिए, इनको जो काबुल के अंदर और कंदहार के अंदर इनको अपना इक्तदार में हिस्सा चाहिए, डिक्टेट करना चाहते हैं ये, और ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का उनके साथ बराह रास्त राब्ता हो। इसीलिए अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी साहब को निशाना बनाया जाता है, बार बार निशाना बनाया जाता है कि वो इंडिया से जाके क्यों मिल रहे हैं। इंडिया तो चाणक्य पॉलिसी के ऊपर चल रहा है और बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है, और वो वहां पे इन्वेस्ट जो कर रहा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कर रहा है, अस्पताल बना रहा है, स्कूल बना रहा है, जिसके ऊपर उसका मजाक उड़ाया गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप वगैरह भी मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन वो जो सॉफ्ट पावर उन्होंने वहां पे अटेन की है वो अब भी उनके काम तो आ रही है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अब यहां पे पिछले आसिम मुनीर को प्लान ये दिया गया था, आसिम मुनीर ने ऑर्डर दिया कि जी रजीम चेंज लगना चाहिए, कि रियलिस्टिकली हम इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, तो आईएसआई ने उसके ऊपर जो है वो फुल फ्लेज एफर्ट करनी शुरू कर दी। एक ये प्लान था कि एक तरफ तो अमेरिका से डॉलर मॉडल मिलेगा, एक तीर से दो शिकार। दूसरी तरफ प्लान इनका ये था, जो आईएसआई का भी प्लान है, कि जनाब दूसरी तरफ हम जो काबुल में रजीम है, असल में कंधार के अंदर रजीम है, कंधार और काबुल की जो रजीम है उनके ऊपर भी हम एक तलवार लटका के रखेंगे कि हम किसी भी वक्त आके यहाँ पे बम गिरा सकते हैं, और एक बाकायदा तौर के ऊपर जो है हम एक क्रिएट करेंगे, एक खौफ पैदा करने की कोशिश करेंगे कि हम फुल फोर्स भी नहीं यूज कर रहे, और हम किसी भी वक्त भी लाके जहाज लाके यहाँ पे गिरा सकते हैं, और पूरा मगरबी अमरीकी मीडिया हमारे साथ खड़ा होगा, हमें सपोर्ट करेगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमें सपोर्ट करेगी, और बाहर बरतानवी चाहे बीबीसी हो, गार्डियन हो, वो लिखेंगे कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमेशा से हमारे पास बयानिया हमारे हाथ में है कि दहशतगर्दी एक तरफ हमने करवानी भी होती है और इंसदादे दहशतगर्दी हमने बेचनी भी होती है, और दुनिया इस ब्लैकमेल में आ जाती है क्योंकि न्यूक्लियर बम हमारे पास है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम कर सकते हैं और उसी को हम बेच रहे हैं, उसी को हम चला रहे हैं, स्ट्रेटेजिक हमारे पास इंपॉर्टेंस है और जियोपॉलिटिकल हमारी रेलेवेंस इस किस्म की बनी हुई है कि इस चीज को हम बेच लेंगे। एक तरफ डॉलर ले लेंगे इन लोगों से, अमेरिका वगैरह से, रजीम चेंज के बहाने, दूसरी तरफ रजीम चेंज करने का कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि कर लिया तो जो पिछले 20 साल काबुल में रजीम रही थी, आईएसआई कथित तौर के ऊपर उसको वापस इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती, कर ही नहीं सकती। पहली बात उनको भी पता है कि हम ये ला नहीं सकते, दूसरा दोबारा उनको अगर लाएंगे तो वो भी पाकिस्तान के आगे खड़े हो जाएंगे और वो इंडिया से ज्यादा करीब है, तो इसलिए उनको लाना भी नहीं है और डरा के भी रखना है मौजूदा रजीम को, जो काबुल के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट है उसको और कंदहार को डरा के भी रखना है, इसलिए ये एयर रेड्स किए जा रहे हैं। अब एयर रेड्स एक तरफ तो अफगान इंटेलिजेंस जो है वो उसका निशाना है, क्योंकि वो जीडीआई जो है वो बड़ा अपने इंडिपेंडेंटली अफगान जो है वो किसी की मानते थोड़ी है, उन्होंने 20 साल अमरीकियों की नहीं मानी, वो इन पाकिस्तानियों की क्यों मानेंगे भाई। उन्होंने कितनी साम्राज्य सरकार आई, रूसी आए वहां पे, उससे पहले अंग्रेज आया, अब अमेरिका आया, पूरा का पूरा यूरोप लेके आया, वो किसी के काबू नहीं आए, तो अब इनके काबू क्यों आएंगे, बात ये है। तो अब एक तरफ तो आईएसआई के अंदर आसिम मुनीर का क्या अल्टीमेट कंट्रोल है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर को भी असल पिक्चर आईएसआई पूरी की पूरी प्रेजेंट नहीं कर रहा। इसका यह मतलब नहीं है कि आईएसआई का जो डीजी है या डीजीसी है उसका तल्लक भी कोई नहीं है अफगानिस्तान के साथ, उनका मेजर जनरल फैसल नसीर या मेजर जनरल आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का जो इन्होंने अपना खुद साख्ता फील्ड मार्शल बनाया हुआ है, आसिम खंजीर, इसके साथ कोई इनके आपस में झगड़ा चल रहा है, नहीं, नौकर की तो नखरा की इनकी औकात ही नहीं है झगड़े की। लेकिन वजह जरूर है कि अमेरिका के लिए, अमेरिका से करीब ज्यादा होने के लिए आसिम मुनीर अपनी सीवी पेश कर रहा है और आसिम मलिक अपनी सीवी पेश कर रहा है, तो ये एक दूसरे को काटने के लिए एक दूसरे की बातें भी बताते हैं, तो कुछ चीजें सारी नहीं बताते, ये अमेरिका को कोई ना कोई बातें जरूर निकाल देते हैं। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ जो इस वक्त बातचीत चल रही है कि पब्लिक तो कहा जा रहा है कि हमने काबुल के अंदर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर लोगों को मारा है, वो कहा यह जा रहा है कि नहीं जी वो मिलिट्री टारगेट था। अंदर खाते फौज को क्या बताया जा रहा है, आईएसआई की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को बताया जा रहा है कि नहीं, वो असल में तो इनकी अफगान इंटेलिजेंस को हमने टारगेट किया है, इन लोगों ने खुद ही बम गिरा दिया और खुद ही आग लगा दी अस्पताल को, जो कि सरासर 100% झूठ है।
अंदर खाते आईएसआई अगवान डेस्क वाले कहते हैं कि जानबूझ के टारगेट सेलेक्ट जो है वो किया गया था रिहेबिलिटेशन सेंटर का, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी हो और एक खौफ भी हमारा फैले, और हम काबुल को और कंधार को बता सकें कि हम किसी वक्त किसी को भी मार सकते हैं। पीछे बचा क्या है वहां पे? कंधार और काबुल ही एक तो बचा हुआ है, उसमें हम किसी वक्त किसी भी जगह को जो है वो निशाना बना सकते हैं। इसलिए हमारी बात सुन के चलो, हमारे साथ मिलके चलो, हम रजीम चेंज नहीं करेंगे, हम अमेरिका को फुदू लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगवान कहते हैं कि यार हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे, अगवान कहते हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी को देखेंगे, हम तुम्हारी डिक्टेशन क्यों माने भला। ये चाहते हैं कि देखें, एक तरफ आईएसआई का जो मैकेनिज्म है ना इंटरनली, जो एक ग्लोबल टेरर नेटवर्क जिसको कोई लोग कहते हैं, अब जो मर्जी आप उसको कह लो, असल में तो प्रॉक्सी नेटवर्क है। अमेरिका सीआईए प्रॉक्सी नेटवर्क चलाता है यार, तो आईएसआई भी प्रॉक्सी नेटवर्क चलाता है, आरएनएडब्ल्यू भी प्रॉक्सी नेटवर्क चलाता है, तो अफगानिस्तान वाले भी प्रॉक्सी नेटवर्क चलाते हैं। लेकिन इन सबको प्रॉक्सी एलिमेंट्स मिलते कहां से हैं? इंडिया के अंदर जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं वो भी प्रॉक्सी एलिमेंट्स, अगर टेररिस्ट जो आप उसका लिंक निकालेंगे तो अफगानिस्तान में जाके मिलता है, क्योंकि वहां पे वन शॉप स्टॉप चलाई जा रही है, आईएसआई चला रही है, और भी मुख्तलिफ फैक्शंस हैं जो चला रहे हैं, और वो वहां पे लॉलेस एक रजीम बनी हुई है। अलकायदा की प्रेजेंस अभी भी वहां पे मौजूद है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और आईएस केपी को तो उन्होंने मार के वहां से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको उनके सरों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाया जा रहा है प्रॉक्सी एलिमेंट्स का, जिसको गोरे टेररिस्ट नेटवर्क कहते हैं, वो बेस आईएसआई का भी जो एसेट्स उन्होंने अपने रखे हुए हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में रखे हुए हैं, वहां से ही वो लाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है वो मेरे ख्याल में जो एक बहुत बड़ी, इसको कहना चाहिए कि प्रॉब्लम है, समस्या है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि जिसको इंडिया भी फेस कर रहा है, और इसी वजह से इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को आर्म नहीं कर रहा। बेसिक ड्रोन्स अगर कोई मिल भी जाते हैं, या अफगानिस्तान अब खुद डिजाइन करने लग गया है ड्रोन्स, उसको बनाने लग गया है, लेकिन एडवांस्ड वेपनरी इंडिया अफगानिस्तान को दे तो सकता है। और आपने काबुल के ऊपर अटैक किया है, उन्होंने चकलाला गैरिजन के अंदर अटैक किया है, वो कल जीएचक्यू आके उड़ा लेंगे भाई, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आंख का बदला आंख, खून का बदला खून है। वो तो गयूर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, वो कहते हैं मारो एटम बम बेशक मारो, हम अपना बदला लेंगे, अगर बदला लेने के लिए उनके पास सहूलत होगी तो वो लेंगे। और इस खौफ में इंडिया उनको ये चीजें नहीं फराम करता हमारी इतलात के मुताबिक, कि यार ये आज इनके साथ कर रहे हैं, इन पे बदला लेंगे, कल ये हमारे ऊपर ही अगर आके अटैक कर लेंगे तो हम इनको कैसे रोक पाएंगे। ये कंसर्न मौजूद है, एक तरफ तो ये कंसर्न मौजूद है, और इस कंसर्न का फायदा आईएसआई उठा रही है। और आईएसआई का ये मानना है इस वक्त अगवान डेस्क का कि अब भी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके साथ हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। जो अफगानिस्तान, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है जो हमारे हक के अंदर हैं, जो हमें इस्तेमाल हम जिनका कर सकते हैं, जो इंडिया के खिलाफ भी अगर हमें इस्तेमाल करना पड़े एज अ लेवरेज तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया क्या सहूलतकारी अफगानिस्तान की कर रहा है वो इंफॉर्मेशन भी हमें निकाल के दे रहे हैं, और यहां पे इंडिया को भी ये इस बात का अच्छी तरह से अदारक है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन वहां से लीक हो सकती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मोहतात हैं। और आईएसआई की अभी भी टेंटिकल्स अगर देखे जाएं तो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद हैं, जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका मजीद इस्तेमाल तो करना चाहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी अफगानिस्तान के अंदर वो गयूर कौम है इस वक्त जो अफगानिस्तान को एक मॉडर्न स्टेट बनाना चाहती है, जो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान दोबारा से जंग की दलदल में धकेल दिया जाए जितना पिछली कई दहाइयों से धकेला गया है। और इस चीज को कमजोरी जानते हुए आईएसआई इस्तेमाल तो करना चाहती है, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर आके जाहिर बात है कि अफगानिस्तान वाले भी इनके आगे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हारी डिक्टेशन नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी बदमाशी नहीं मानेंगे, तो वो इनकी साइकी से खेलने की कोशिश करते हैं। और ये टारगेट आईएसआई ने पाकिस्तान एयरफोर्स को इंटेलिजेंस और मिलिट्री टारगेट बोल के बेचा, और इतलात के मुताबिक आसिम मुनीर को ये बताया गया था कि सर ये टारगेट जो है ये एक रिहेबिलिटेशन ड्रग सेंटर है। कहते हैं सर वो नशई वशई मारे जाएंगे, किसी को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारा मैसेज चला जाएगा कि हम सबको मार सकते हैं और क्रिटिकल नुकसान भी नहीं होगा, और इसका ये गरीब गुरबा है नशई जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इन लोगों ने आके हमसे बदला लेने पाकिस्तान में आना भी नहीं है, और ज्यादातर वो नॉर्दर्न अलायंस वाले हैं, उनकी खैर या फिक्र ना करें, इन लोगों ने हमारे पीछ वापस आके जो है अटैक नहीं करना, ये लाल मस्जिद नहीं है जो हमसे आके बदला लेंगे, ये गरीब के बाल है सारे के सारे वहां पे पड़े हुए, मारे जाएंगे तो क्या हुआ, पैगाम चला जाएगा हमारा इजरायली पॉलिसी के तहत जो गजा के अंदर थी, कि एक दफा हमारी दहशत फैल जाएगी सर वहां पे। और ये रंजीत सिंह पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है।
रंजीत सिंह ने मचनी पोस्ट है तुरखम से, जो ही आप पाकिस्तान पेशावर की तरफ जाएं, पहली हाइट जो ही क्रॉस करें तो मचनी पोस्ट है। मचनी पोस्ट से जब आप नीचे देखते हैं तो एक कुछ किला नुमा अजीब अजीब सी स्लाइड्स बनी हुई हैं। जब उन स्लाइड्स को देखा जाता है, हिस्ट्री बताई जाती है और बताया जाता है कि यहां पे कटर लगे हुए थे, रंजीत सिंह अगवानों को वहां पे अरेस्ट करता था, जो आवाजें हक बुलंद करते थे, और उसको डाल देता था उस जो है स्लाइड के अंदर, चौकी के अंदर, और नीचे उनका कीमा बना देता था, और बॉडी भी वापस नहीं करता था, कीमा वापस करता था। यह रंजीत सिंह माइंडसेट है जिसके तहत रंजीत सिंह ने इस पूरे रीजन पे अफगानिस्तान तक हुकूमत की थी। और ये रंजीत सिंह माइंडसेट जो समझते हैं पंजाब सेंट्रिक, ये मिस ग्वाल मंडी वगैरह को साथ बैठा के, और ये जो है वो अमृतसरी ठगों की औलादों को साथ बैठा के ये कहते हैं कि रंजीत सिंह माइंडसेट, ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कहा था बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। माइंडसेट ये है कि जनाब इनको इतना रगड़ो, इनका कीमा बना दो, तब ये डरेंगे। आप रंजीत सिंह माइंडसेट अगर लगाना चाहते हो तो रिएक्शन में आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था। आपके पूरे के पूरे जो रॉयल आर्मी जो थी आपकी वहां पे काबुल में थी, उस पूरे गैरिजन के साथ क्या किया गया था, रशियंस के साथ क्या हुआ, अमेरिकन के साथ क्या हुआ, वही आपके साथ हो सकता है। लेकिन आप ये चाहते हैं आईएसआई के अंदर जो इस वक्त प्रेजेंटेशन आसिम मुनीर को दी जा रही है कि नहीं, इनको डंडा दे के रखेंगे तो ये कंट्रोल में रहेंगे, ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां पे जीटी रोड के पठान इस प्रेजेंटेशन के अंदर शामिल है। आप अंदाजा कर लें, ये इनका थॉट प्रोसेस है, और इस तरह जो है वो उनको डरा धमका के दोबारा से साथ चलाने की कोशिश की जा रही है। अब आसिम मुनीर ने इसको सिग्नेचर यस तो दे दिया है, लेकिन आसिम मुनीर को इस वक्त लगता यह है कि इसकी ये इंफॉर्मेशन इसके कंट्रोल में ही है, लेकिन आईएसआई से एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजी वॉशिंगटन डीसी को लीक हो चुकी है कि यार ये हमारे साथ दो नंबरी कर रहे हैं, और उनको प्रूव करने के लिए कि हम दो नंबरी नहीं कर रहे, ये कत्लेआम जो किया गया है काबुल के अंदर, ये इसलिए किया गया कि अमेरिका को प्रूव एक तरफ से करना है, कोलिशन सपोर्ट फंड दो, दूसरा अफगानिस्तान को डराना है। वो डरने वाले तो नहीं है, लेकिन उनको डराना है कि तुम तरक्की नहीं कर पाओगे, हमारे कंट्रोल में है हर काम, हम अपनी मर्जी से निशाना लगाएंगे, चाइनीज की इन्वेस्टमेंट होती रहे, वो तुम्हें नहीं बचाएंगे। और चाइनीज को अब ऑन बोर्ड है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता अभी तक, क्योंकि चाइनीज जो है दे वेरी मम, वो इसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन पब्लिक चाइनीज की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि चाइनीज के मुंह के ऊपर चपेड़ मारी गई है। वो बार बार कह रहे हैं कि यार तुम सुलह वाला मामला करो, ये उनके मुंह पे चपेड़ मारे हैं, ये अमेरिकन ड्रोन्स वहां पे फ्लाई करने दे रहे हैं, और टारगेट्स अमेरिकन ड्रोन्स के साथ ये सर्वेलेंस भी चल रही है, अमेरिकन ड्रोन्स के अटैक्स भी वहां पे आईएसआई इल्जाम लगाती है। वो कहते हैं कि सर ये हम लोग तो इतना नहीं कर रहे जितना अमेरिकन ड्रोन्स वहां पे जाके कर रहे हैं, आईएसआई इल्जाम लगाती है। आईएसआई और अफगानियों को भी यही कहती है कि अमेरिकन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमारे साथ मिलके चलो, डबल गेम करेंगे, उधर से डॉलर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। लेकिन आम अफगान अवाम और मेजोरिटी अफगान का तो इसमें कोई फायदा नहीं है जी, ना ही वो ऑन बोर्ड है, इसलिए बहुत हाशा मामला। और ये आईएसआई इल्जाम लगा रही है, इसके अंदर हकीकत है या नहीं है वो तो वक्त साबित कर देगा, लेकिन जो सोच आईएसआई के अंदर चल रही है वो ये चल रही है इस वक्त। अब इसका जो रिएक्शन आएगा वो बॉर्डर के ऊपर आता है, क्योंकि कैपेबिलिटी जो है वो अफगानिस्तान के पास बॉर्डर के ऊपर ड्यूरेंट लाइन के ऊपर जो है वो काउंटर अटैक किया, और वो बड़ा फेरोशियस अटैक कर रहे हैं। लेकिन वहां पे पाकिस्तान आर्मी की रेगुलर ट्रूप्स को बॉर्डर के ऊपर कम से कम लगाया ही नहीं गया सिरे से, वहां पे फ्रंटियर कोर को लगाया गया, और फ्रंटियर कोर जो है वो पख्तून कबाइल के ऊपर मुश्तमिल है। और सोच हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर भी यही है और जीएचक्यू में यही है कि कोई बात नहीं, इधर भी पठान मरता है, इधर तो उधर भी पठान मरता है, तो इधर वाला पठान अगर मरेगा, ये सोच है इनकी। तो ये जो इन्होंने आपस में कहा है कि दोनों तरफ डिवाइडेड ट्राइब्स हैं, दोनों तरफ एक ही कौम है, तो इनका आपस में झगड़ा बनेगा, ये सोच बेची जा रही है। बटनी ट्राइब कुरम एजेंसी वाला मरेगा तो वो कहेगा ये सुन्नी ने हमें मारा है, वहां से तालिबान या आके इन्होंने अफगान ने मारा, ये उनके साथ लड़ेगा, शिया सुन्नी डिवाइड क्रिएट होगी, डिवाइड एंड रूल, कबाइल आपस में लड़ेंगे। आप मुझे बताएं, दूसरी दोनों तरफ एक ही कबाइल है। यहां भी इन्होंने खास तौर के ऊपर देख के मेजोरिटी जो है, जो पाकिस्तान में एक मेजोरिटी कबाइल है, उनको मेजोरिटी सीट्स दी हुई एफसी के अंदर, गोरे के जमाने से ये कानून चल रहा है। इनके जब बंदे मारे जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार इनके साथ लड़ो, ये अभी तुम छोड़ दो, पठान वठान कोई या पख्तून अफगान कौम कोई नहीं है, ये तुम्हारा दुश्मन है, लड़ो इससे। तो यहां भी आईएसआई की फिलॉसफी यही है कि जनाब मैं आपको रियल पॉलिटिक्स के हिसाब से बड़ा ब्लंट एनालिसिस दे रहा हूं, यहां भी आईएसआई की पॉलिसी यह है कि जनाब इनको आपस में लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल। और
राब्ते आईएसआई के पूरे मुस्तकिल मौजूद हैं आज भी काबुल और कंदहार में। वो कहते हैं हमारे साथ मिलके खेलो भाई, हमारे साथ मिलके खेलो। ये छोटा-मोटा लोग मरते-वरते रहते हैं। लेकिन इसकी वजह से एक बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, मुझे नाम मैं उनका नहीं लूँगा उनकी इजाज़त के बगैर, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, लेकिन यहीं बोर्न एंड ब्रॉट अप है यूके के। अफ़गानिस्तान में बहुत एक्सटेंसिवली उसको कवर करते हैं। वो मुझे कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे। वो कहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन की वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से कोई भी आता है तो उसको मार दिया जाता है और मार के कहता है मुझे शुगल मिले हुए तस्वीरें भिजवाई जाती हैं कि आज ये चढ़ के आ रहे थे पाकिस्तान से, इनको मार दिया हमने। पख्तून भी होते हैं दरमियान में, पंजाबी कम होते हैं, पख्तून होते हैं। बलोच अगर आ रहा है तो बलोच भी कोई नहीं है उसमें, ज़्यादातर वो भी पख्तून ही है। लेकिन उनको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो पाकिस्तानी है। तो इसका मतलब है कि आईएसआई ने जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, वो ठीक चल रही है। अब मुझे कमेंट्स के अंदर आप बताएं, क्योंकि ये रॉ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो इस वक्त अफगान पॉलिसी को आईएसआई के अंदर लोग देख रहे हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू के बाद जो डिस्कशन सामने आई है एज इट इज मैंने आपको प्रेजेंट कर दी है। एनालिसिस इसके अंदर कोई कम ही है, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और काफी डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन है। आई डू अंडरस्टैंड दैट। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी जो आईएसआई की है चल पाएगी, कामयाबी से कामयाब हो पाएगी या नहीं? और क्या आसिम मुनीर कंट्रोल के अंदर आपको यहाँ पे नजर आता है, या आसिम मुनीर भी इसी सब ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे उसी का शिकार हो जाएगा? ज़िया-उल हक धोखा दे रहा था, ज़िया-उल हक के साथ जो हुआ, मुशर्रफ के साथ जो हुआ, वो आसिम मुनीर के साथ भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डबल गेम का मसला ये होता है कि किसी वक्त किसी भी साइड के साथ कोई कुछ भी कर सकता है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।